ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मेन वीडियो शो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। तो इस समय कनाडा में रिजेक्शंस का जो लेवल है वो दोस्तों बहुत हाई है। तो इस हाई लेवल के अंदर आपको फाइलिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप वीज़ा के नज़दीक रहें, चांसेस ज़्यादा रहें, या हम ये कह लें कि किसी सिली मिस्टेक के कारण या किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल ना हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे ये ध्यान से सुन लें। मैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहा कि ऑफर लेटर, LOA, GIC, ये सब तो होना ही चाहिए भाई, बट उसके अलावा जो आपके वीज़ा को डिसाइड कर रही हैं चीज़ें, उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी वो चीज़ें, ध्यान से इसको सुने, समझें और फिर अपनी फाइल्स के ऊपर वर्कआउट करें उसी हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी फैमिली इनकम उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। उसके लिए आप ITR से लगाएं। सबसे बढ़िया होगा अगर आप 2 साल 3 साल की ITR से लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो कम से कम 1 साल की ITR तो उसके अंदर ज़रूर हो, इनकम टैक्स रिटर्न्स ही हों। उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अपनी इनकम दिखाने की कोशिश ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म 16, दैट्स इट, 2 ही डॉक्यूमेंट चल सकते हैं। फैमिली इनकम कम से कम, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, फिर भी दोस्त मेरे पास मिलने आते हैं रिफ्यूज़ल्स के बाद, लाइव चैट्स करते हैं और प्रॉब्लम वही कि सुनी हुई बात को अनसुना कर देना। आपको फैमिली इनकम कम से कम 12 लाख प्लस रख के चलनी है। अगर इतनी इनकम होगी तो ही वीज़ा ऑफिसर ये आपके ऊपर विश्वास कर पाएगा कि आप अपनी स्टडी को कनाडा के अंदर फ्यूचर में अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आप जो फीस देके जा रहे हो वो 1 साल की है, जो GIC देकर जा रहे हो वो 1 साल की है, और आज की डेट में जो रिफ्यूजल्स आ रही हैं उसमें वो फ्यूचर ये कंप्लेन करता है कि आप आगे की अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट करोगे, ये भरोसा हमें नहीं है। तो ये भरोसा उसे मिलता है आपकी फैमिली की रेगुलर इनकम से। तो अगर स्ट्रॉन्ग रेगुलर इनकम है तो ही आप पर वो विश्वास करेगा कि आप अपनी स्टडी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका सेविंग्स। GIC कर दी, 1 साल की फीस दे दी, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम सेकेंड ईयर की फीस जितनी होती है उतने फंड्स भी जरूर दिखाएं। वो तकरीबन 8 से लेके 12-13 लाख का कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड है आप कौन सी यूनिवर्सिटी या कोर्स में पढ़ने जा रहे हो। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। अगर ये 2 डॉक्यूमेंट्स ITR और सेविंग्स आपके अकाउंट में हैं तो आपको फाइनेंशियल लेवल पे वीज़ा ऑफिसर चैलेंज नहीं कर सकता, और वो ना ही करेगा। जिनके पास ये 2 कमियां होती हैं वो ही अक्सर फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर चैलेंज्ड होते हैं, दूसरा बच्चा चैलेंज्ड नहीं होता। उसके अलावा नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज रेलेवेंसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, उसके अंदर जो भी स्टडी बैकग्राउंड आपका है आपको उसी फील्ड को कंटिन्यू करना है। मैं आज की डेट में इतना कुछ कनाडा के अंदर हो गया, आज की डेट में भी ऐसे गधों से मिल रहा हूं जो पुराने फॉर्मेट के हिसाब से वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने फॉर्मेट की तरह छोटे मोटे डिप्लोमा कोर्सेज लेकर उसमें वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। आप जिस ट्रेड में हो, बिजनेस में हो तो उससे रिलेटेड, कॉमर्स में हो उसके रिलेटेड, नॉन मेडिकल हो उसके रिलेटेड, मेडिकल स्टूडेंट हो तो उसके रिलेटेड, आर्ट्स वाले हो तो डिपेंड है आपने कौन से सब्जेक्ट किए हैं, उन्हीं के हिसाब से ही अपनी आगे की एजुकेशन को ऑप्ट करें। उसमें रेलेवेंसी होना जरूरी है। ये रेलेवेंसी UK नहीं देखता, ये रेलेवेंसी फिनलैंड नहीं देखता,
लेकिन ये रेलेवेंसी कनाडा देखता है, यूएस देखता है, ऑस्ट्रेलिया देखता है। ये बहुत जरूरी है इन 3 कंट्रीज के लिए। हर कंट्री का अपना अपना वे ऑफ वर्किंग होता है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंसी ऑफ एजुकेशन भी देनी है और प्रोग्रेशन भी होना चाहिए। प्रोग्रेशन मतलब जिस लेवल की स्टडीज आपने यहाँ की है, आप वहां पर उसके ऊपर वाले लेवल की एजुकेशन करने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल +2 हो तो ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, ग्रेजुएट हो ऑलरेडी तो मास्टर्स करने जा रहे हो, मास्टर्स हो तो यहाँ तो मास्टर्स इन स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हो, यहाँ पीएचडी करने जा रहे हो। तो प्रोग्रेशन भी उस जो है स्टडी है आपकी, उसके अंदर आपके करियर के हिसाब से दिखना जरूरी है। ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा डॉक्यूमेंट एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसके अंदर अपने फाइनेंशियल की समरी, अपनी सेविंग की समरी, आप कैसे फ्यूचर में अपनी पढ़ाई का खर्चा बियर कर सकेंगे, घर से घर वाले कैसे आपको सपोर्ट कर सकेंगे, वो सब डिटेल्ड में मेंशन होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने जो कोर्स ऑप्ट किया, जो इंस्टीट्यूट ऑप्ट किया, वो क्यों किया, वो आपके करियर के लिए क्यों बेटर है, इसका आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट होने वाला है, इंडिया में वापस आकर आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप ये स्टडी करने जा रहे हो, और आप ये स्टडी इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो, ये भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप कनाडा का वीजा काफी हद तक ऑलमोस्ट 100% हासिल कर पाओगे। थैंक यू। छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है, या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।